नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वरुण शर्मा। कोरोना महामारी को हराने के लिए पूरा देश एकजुट हो चुका है। तमाम एसओपीज गाइडलाइंस निकाली जा रही हैं और अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो जम्मू कश्मीर में भी लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है और उसी को देखते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा जम्मू कश्मीर की सभी डिस्ट्रिक्टों में कोरोना कर्फ्यू जो है वो लगाया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना का ग्राफ जो है वो घटने का नाम नहीं ले रहा। मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगभग 70 से ज़्यादा लोगों की मौतें जो है वो दर्ज की गई और एक ही दिन में 73 लोगों की मौत जम्मू कश्मीर में दर्ज की गई। लेकिन अगर सिर्फ जम्मू की बात करें तो जम्मू में 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। जम्मू में इस बार मौतें ज़्यादा देखी जा रही हैं और कश्मीर से कम। और इस पर विपक्ष भी जो लगातार जो है वो आवाज़ उठाता हुआ नज़र आ रहा है कि जब पूरे जम्मू कश्मीर में कोरोना कर्फ्यू इम्पोज है उसके बावजूद भी कोरोना का संक्रमण कम क्यों नहीं हो रहा। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मनमोहन सिंह जी मौजूद हैं, जो कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं। उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपको पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय कोरोना कर्फ्यू इम्पोज है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की मौतें हो रही हैं और एक ही दिन में 73 लोगों की मौत होना ये काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक बात है। क्या लगता है कि क्या स्वास्थ्य सुविधाओं में कुछ कमी है या जो तैयारियां जो हमें करनी चाहिए थी वो हमारी तैयारी कंप्लीट नहीं हो पाई, उसकी वजह से आज मौतों का आंकड़ा 70 तक हो गया? वरुण जी, पहले तो मैं आपके टीवी चैनल आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप जो प्रेस वाले हैं बड़ा शानदार पार्ट प्ले कर रहे हैं और जो हमारे डॉक्टर हैं खास करके, और उसमें पैरा मिलिट्री फोर्सेस पुलिस हो गई या बाकी भी जितने भी जो लोग हैं इन दिनों जो वो काम कर रहे हैं वो सराहनीय हैं। और मैं अपनी पार्टी की तरफ से अपनी तरफ से सबको बधाई देता हूँ और ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनको ये भगवान शक्ति दे और इतना शानदार जो है लोगों की सेहत को बचाने में, इतनी महामारी में जो डॉक्टर लोग हैं, जो उनके साथ स्टाफ जो है नर्सिस वगैरह हैं, या बाकी भी जो अस्पताल का स्टाफ है, जहाँ जैसे अब इन दिनों लॉकडाउन लगा हुआ है तो इसमें जो पुलिस के फोर्सेस हैं या बाकी जो लोग हैं वो, और ख़ास करके जो पत्रकार भाई हैं जो बहुत इस वक्त जो, क्योंकि आपने भी जो अपना पार्ट जो है वो प्ले करते हो, क्योंकि उससे भी फ़ायदा मिलता है। कई बार हाई एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं होता है कि कठुए में क्या कमी है, रजौरी में क्या कमी है। वो जो आप हाईलाइट करते हो तो उससे उनको वो जो सहूलियत मिलती है, उनको नॉलेज में आता है तो वो करते हैं। और जो मौतों की आप बात कर रहे हैं, ये महामारी है। ये महामारी में जब पिछले साल ये महामारी आई थी तो तब भी बहुत तबाही हुई थी, तो उससे हमें सीख लेनी चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करना चाहिए था जो लोगों को, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ये साइंस ने रिसर्च की होती है। जो बड़े बड़े एक्सपर्ट होते हैं वो गवर्नमेंटों को सुझाव देते हैं और उस सुझाव पे काम करना चाहिए, ना कि आज अभी इस वक्त महामारी चल रही है तो हम आज ही करें तो 10 दिन के बाद फिर सो जाएं, फिर तीसरी वेव का इंतज़ार करें जिस दिन वेव आए। तो वो जो तैयारी थी मेरे ख्याल में वो कम थी, क्योंकि पिछली बार भी हमारे डॉक्टर साहिबान इतने थक गए थे 2, 3, 4, 6 महीने में। तो लेकिन जो इतने अस्पताल जहाँ हम सुनते हैं वो वेंटिलेटर आ गए, ऑक्सीजन आ गई, उनको चलाना किसने है? वेंटिलेटर आए लेकिन कितने लोग अपॉइंट हुए उसको चलाने के लिए? एक डॉक्टर 20 तो चलाएगा नहीं। तो वो जो है वो कहीं ना कहीं हमें खलील दिखती है, कमी दिखती है कि वो जो लोग हैं उनको अपॉइंट करना चाहिए था। डॉक्टर जो नए हैं, बच्चे हैं, काफ़ी लोग इस वक्त हमारे पास डॉक्टर हैं, नर्सिस हैं, नीचे स्टाफ पूरा टेक्नीशियन है, लेकिन उनकी भर्ती कहीं हुई नहीं। जब भर्ती नहीं हुई तो आज हमें वो कमी आ रही है और जो मौतें हो रही है वो बहुत दुखद हैं। हमें वो कश्मीर में कम हो तो जम्मू में ज़्यादा हो, जम्मू में ज़्यादा हो कश्मीर में, ये एक्सपर्ट बता सकते हैं कि क्या बात है। लेकिन हमारे जो स्टाफ है
वो बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं, मैं उनको सलूट करता हूँ। सभी जो लोग इन दिनों में मनमोहन सिंह जी, ये भी बातें निकल के सामने आ रही हैं कि अगर मैं कश्मीर की बात करूँ तो कश्मीर में स्वास्थ्य सुविधाएं जम्मू से कंपेयर करें तो उसकी कंपैरिजन से कश्मीर में स्वास्थ्य सुविधाएं ज़्यादा अच्छी हैं, इसलिए जम्मू में मौतें ज़्यादा हो रही हैं क्योंकि जम्मू में स्वास्थ्य सुविधाएं वो नहीं मिल पा रही जो कश्मीर में जो दी जा रही हैं। वो देखो, ऐसा है कि इस वक्त जो महामारी में हम ऐसा कोई बात नहीं करेंगे जिससे कि हमारे डॉक्टर जो हैं वो डिमोरलाइज हों, जहाँ जो हमारा स्टाफ है वो हमारा डिमोरलाइज हो, जहाँ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन को बड़ा मुश्किल काम करना पड़ रहा है। डिब काम है, पूरे डिस्ट्रिक्ट को स्टेट प्रोविंस को देखना है, डीसी है उसने पूरे, और एक ये होते होते और बड़ी चीज़ें उनको सहन करनी पड़ती हैं, उनको इतना लोड होता है। तो ये है कि ये डॉक्टर साहबान अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं कि क्यों हमारी हो रही हैं, ये नहीं होनी चाहिए थी, कि एक भी नहीं होनी चाहिए थी। हम ये नहीं कहें कि कश्मीर में कम है तो इधर ज़्यादा है, एक भी जो डेथ है वो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये है कि महामारी है, इसमें हम इतने एक्सपर्ट नहीं हैं। जो भी सुविधाएं हैं, जो ऑक्सीजन की जैसे है, पिछली साल जब हुआ था तब भी यही हाल हुआ था जेएमसी में ऑक्सीजन का, लेकिन हमने तैयारी को की नहीं। आज हम जब बारात आई हुई है तो ढूंढ रहे हैं, बाजे वाले को ढूंढ रहे हैं, कैटर को ढूंढ रहे हैं। आज नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये तैयारियां फिट होनी चाहिए थी। आगे सब चीज़ें जैसे कठुआ में, जम्मू में, सांबा में, रजौरी, पुंछ, हर एक डिस्ट्रिक्ट में वहाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज होना चाहिए, क्योंकि वो भी लोड जो है वो जम्मू में आ जाता है। वहाँ का जो वो लोग हैं वो भी भाग के जम्मू में आ जाते हैं, तो वो जम्मू जो है ओवरबर्डन हो जाता है। तो वहाँ डिस्ट्रिक्टों में जब हम ये करते रहें, उससे ये होता है कि कम से कम ये जो चीज़ें हैं वो लोड कम हो, हमारे डॉक्टर ज़्यादा लोड ना लें। बिल्कुल, इस महामारी में डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। और अगर मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी के नेता भी तमाम अस्पतालों का दौरा करते हुए नज़र आ रहे हैं, लोगों की मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं दूसरी पार्टियों की बात करूं, अब कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन रमन बालाजी को छोड़ के और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सड़कों पर नज़र नहीं आ रहा, लोगों की मदद करता हुआ नज़र नहीं आ रहा, ऐसा क्यों? देखो, ऐसा है कि आप कह रहे हैं कि देखो इस वक्त वो टाइम नहीं है, लेकिन की भी अगर बात करूँ तो वहाँ पर भी भाजपा के नेता वहाँ पर पहुँचे थे, वहाँ का जायज़ा वहाँ पर लिया गया। देखो, इस वक्त जो पॉलिटिकल जो बात है, इस वक्त यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की हुकूमत है, यूटी की हुकूमत है, दिल्ली से अमित शाह जी जो बीजेपी की हुकूमत है इस वक्त। जो मैं देखता हूँ कि आए दिन कभी बीजेपी वाले भी कह रहे होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, भैया आपकी हुकूमत है, आप आंसरेबल हैं, आप अस्पतालों के चक्कर आप जो है लगाएं चक्कर, हम भी, कांग्रेस भी लगा रही है, वो भी लगाएं। लेकिन ये है कि इस वक्त जो है वो काम है लेफ्टिनेंट गवर्नर का, डिब काम का, और डॉक्टरों का जो स्टाफ है। अब डीआरडीओ की आप बात कर रहे हैं, हम सलूट करते हैं कि आर्मी का वो हॉस्पिटल बन रहा है, तो बीजेपी वाले जा रहे हैं, वो करने के जा रहे हैं, वो लोग सब समझते हैं, क्योंकि उनका कोई लेना देना थोड़े है उधर। अगर वो है, उन्होंने कितने अस्पताल बताए या बनाए हैं या लोगों को बताएं, लेकिन जो सरकारी जो आर्मी का हॉस्पिटल बन रहा है वहाँ जाके चक्कर लगा रहे हैं और नंबर बनाने के लिए चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनका कोई लेना देना थोड़े है। जब वो हॉस्पिटल तैयार हो जाएगा तो वो जाएगा डिब काम को, और प्रिंसिपल जो मेडिकल स्वास्थ्य विभाग को जाएगा, सौंप दिया जाएगा। फिर अब वो बड़ी बात है, अब उधर जब वो बन जाएगा तो डॉक्टर कहाँ से आएंगे? तो डॉक्टरों को अपॉइंट करना चाहिए और स्टाफ को अपॉइंट करना चाहिए। वही स्टाफ उठा के उधर डालेंगे, वो कैसे होगा? आर्मी वाले तो स्टाफ देते नहीं है, आर्मी वाले बना के दे देते हैं, थोड़ा बहुत वो भी देते हैं, लेकिन 80% तो हमारा वो चाहिए। वो जो है वो डिब काम देखेंगे, जहाँ जो स्वास्थ्य विभाग है वो देखेगा, लेकिन उनका बीजेपी वालों का चक्कर लगाते रहे, वो कौन मना कर रहा है? भी पिछले कुछ दिनों तमाम नेताओं के साथ आरसपुरा अस्पताल का वहाँ पर दौरा किया, और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं और आरसपुरा के पूर्व विधायक भी हैं डॉक्टर गगन भगत जी, उन्होंने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। क्या लगता है कि उन्होंने ये कंप्लेन जो दी है क्या सही? देखो, उन्होंने एनसी वालों ने, गगन भगत जी ने कोई की होगी, लेकिन ये है कि जो भी लीडर अगर सपोज कर कठुए का है, वो कठुआ जाए,
लेकिन एक दो बंदे जाएं, पैनिक क्रिएट ना करें, 20 लोग 30 लोग 40 लोग लेके वहाँ जाके टीवी को बताएं कि ऐसे हो रहा है, वो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उससे क्या होता है, वो खुद भी लोगों को परेशान करेंगे और खुद भी परेशान होंगे, क्योंकि ये महामारी है। कोरोना कर्फ्यू समय लगा हुआ 144 इम्पोज है, 4 से वही है ना, इकट्ठा तो नहीं हो सकते। वो जो 20 लोग 30 लोग हैं, वो ड्रामे वाली बात है, वो कोई मतलब नहीं है। वो उनको जो स्वास्थ्य विभाग है, उनको अगर कोई सुझाव उन्होंने देना है, उनका लोकल जो है वहाँ पे लोकल डीडीसी के चेयरमैन हैं या बीडीसी के चेयरमैन हैं, वो छोटे जो लोग हैं, वही जो लोकल लेवल के, छोटे नहीं, लोकल लेवल के जो लोग हैं, वो वहाँ सुझाव दे सकते हैं कि ऐसे नहीं करो, ऐसे करो। हम दे सकते हैं ना, मैं बख्शीनगर में जाऊँ जहाँ लोकल हूँ, वहाँ जाके सुझाव दूँ, या सरवाल जाके दूँ, या तालाब तिल्लो में लोकल जाके और मदद करूँ। एडमिनिस्ट्रेशन की हमने मदद करनी है, ना कि उधर जाके उनको डिस्टर्ब करना है। जैसे हम पिछले दिनों देख रहे थे कि जो काउंसलर हैं, उन्होंने भी चाबियाँ पकड़ी हुई हैं वहाँ, वो जब खुलता है तो तब जाते हैं, बंद होता है तब। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो स्वास्थ्य विभाग अपना काम कर रहा है, अपना काम। जो आपने अभी जो बात की है कि एक वैक्सीनेशन, जो जहाँ पर वैक्सीन लगाई जा रही है, वैक्सीनेशन सेंटर की अगर मैं बात करूँ, उस वैक्सीनेशन सेंटर की चाबी किसी स्वास्थ्य कर्मी के पास होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने वो भी चीज़ कवर की, एक कॉरपोरेटर के पास उस वैक्सीनेशन सेंटर की चाबी है। क्या आप इसे सही मानते हैं कि कॉरपोरेटर के पास वो वैक्सीनेशन सेंटर की चाबी क्या कर रही है? वो 100% गलत बात है। वो 100% गलत बात है। कॉरपोरेटर एक इलेक्टेड है, वो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं और उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। वो उनकी वार्ड भी नहीं थी, वो तो वार्ड भी हो, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए, ना कि वहाँ जाके चाबी पास रख ली तो खोल ला तो बंद किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो इलेक्टेड लोग होते हैं, बड़े रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं, और इसलिए लोग उनको 10,000 में एक आदमी चुनते हैं कि ये बड़ा रिस्पॉन्सिबल आदमी है। लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल ना समझते हुए उल्टी फुल्टी, वो मेरे ख्याल में कोई, मेरे हिसाब से वो ठीक बात नहीं है। वैक्सीन की बात करें तो पूरे देश में इस समय वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन अगर मैं 18 से 44 साल वर्ग की उम्र वालों की बात करूं तो वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं क्योंकि उन्हें वैक्सीन नहीं मिल पा रही। आपका क्या कहना है? क्योंकि हाई कोर्ट ने भी सरकार को लताड़ा है कि अगर आपके पास वैक्सीन नहीं है तो फिर आप लोगों को क्यों कह रहे हैं कि आप वैक्सीन लगाइए? देखिए, ये जो आप कह रहे थे ना पहले कि कश्मीर में कम हो रही हैं डेथें और जम्मू में ज़्यादा हो रही हैं, यही कारण है। यही कारण है कि पिछले साल महामारी हुई, वर्ल्ड में एवरेज में 80 to 90% जो लोगों को उन्होंने दो डोजें दे दी हैं, चाहे वो 50 साल का है, 70 साल का है, 80 साल का है, 20 साल का है, 25 साल का है, सबको दे दी है। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारी जो हुकूमत है वो वेस्ट बंगाल लगी रही, कभी कहीं लगी रही, मगर आज तक उन्होंने कोई आर्डर नहीं प्लेस किया है। लगी है, इन्होंने 45+ बोला था कि लगाएंगे, लेकिन वो भी अभी 20-25% लगी होगी, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन प्रशासन का कहना है कि जम्मू कश्मीर में सभी लोगों को वैक्सीन लग चुकी है जो 45+ है। 45+ हैं तो मैं आज ही मैं देख रहा हूँ कश्मीर में इतनी डोजेज गई हैं 45+ को लगाने के लिए, तो फिर लग गई है, तो फिर वो किस बात की गई है? और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है वो ये थी कि हर एक आदमी को पूरे हिंदुस्तान में ये डोजें 2-2 लगनी चाहिए। जब तक ये नहीं लगेंगी, तीसरी महामारी में हम पार नहीं कर पाएंगे। हर एक एक्सपर्ट हम सुनते रहते हैं, वो यही बोलता है कि 2 डोजें लगनी चाहिए। 18 से 45 के लिए उन्होंने 1 मई को बोला था चले जाओ सेंटरों में, लेकिन आज 18 तारीख हो गई है, वो सेंटर बंद पड़े हुए हैं और आर्डर ही नहीं है, वो आई ही नहीं है, वैक्सीन ही नहीं है। और हमारे बच्चे जो हैं वो तड़फ रहे हैं क्योंकि इतने टैक्सेस हमने दिए हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन वो 100 रुपये का 150 रुपये का टीका है, बच्चों को वो नहीं लग रहा है। तो बच्चे भी आज ये फील कर रहे हैं कि ये कैसी हुकूमत है कि हमें 100-150 रुपये का एक टीका नहीं। पहले भी कई बार महामारियां आई हैं, पोलियो की आई है, चेचक आया, टीवी आया, हर एक चीज़ आई और उसका निर्वाण हुआ और उसका सबको ये मिला। हमने जब छोटे छोटे थे हमारे यहाँ इंजेक्शन लगे थे हर एक को, लेकिन आज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब स्टेटों पे डाल दिया है। अब स्टेटों को कैसे, अब
ये 10 दिन के बाद बोलेंगे स्टेट जिम्मेवार है। ये जिम्मेवारी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, क्योंकि जितना टैक्स है, जितना पैसा है, जितना रेवेन्यू है, वो सेंटर के पास जाता है। और सेंटर ने हर एक आदमी को, जैसे आप हो गए, मेरे बच्चे हो गए, दूसरे के बच्चे हो गए, एक 150-150 रुपये का इंजेक्शन लगवाना है, वो नहीं लगवा पा रहे। अब स्टेटों पे डाल दिया, स्टेटें कब खरीदेंगी? जो ये स्पीड चल रही है वरुण जी, मैं बताता हूँ आपको आपके ऑन रिकॉर्ड में कि ये 1-2 साल तक ये नहीं लग पाएगी, इतनी स्लो स्पीड में जो है। ये बल्क में ऑर्डर देने बने, आज तक तो ऑर्डर नहीं दिया हुआ। अब जो बाहर की कंपनियां हैं वो देना चाहती हैं, लेकिन उनको अलाउ नहीं कर रहे। अब पता नहीं क्या पॉलिसी है क्या नहीं। केजरीवाल जी का मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये जो है जो सबको बांट दो और सभी लोग जो है प्रोड्यूस करें ये जो इंजेक्शन है। तो ये मेरे ख्याल में 2 या 3 महीने में, 4 महीने, सेकंड जो थर्ड जो लेयर आने वाली है उसके पहले सभी वैक्सीनेट हो जाएंगे। कम से कम भी 60-70% तो हो जाने चाहिए। लेकिन जिस स्पीड में ये चल रहे हैं, और अब कब स्टेटें खरीदेंगी, कौन सी स्टेट खरीदेगी? हमारी तो स्टेट है नहीं, हम तो यूटी में हैं। अब हमको बनी सेंटर ने देनी है या स्टेट ने देनी है। लेकिन हमारे बच्चे जो हैं, जो जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं, वो तड़फ रहे हैं 18 से 45 तक। और इस बार सबसे ज़्यादा जो डेथ हुई है वो 18 से 45 उस रेंज की डेथ हुई है। और कहते हैं कि जो थर्ड आएगी वो बच्चों को आएगी। वो जब हमारा वो बच्चों को हो जाएगी, बच्चे बेचारे हमारे चले जाएंगे, उसके बाद इंजेक्शन लगेगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं ये आपकी तरफ से अपील करना चाहता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट को, जो एडमिनिस्ट्रेशन जो भी देख रही है, जल्द से जल्द जो है बच्चों को ये पूरे बल्क में लगनी चाहिए। बड़ी चीज़ आखिरी में चलते एक और आपसे सवाल करना चाहूँगा। जब कोरोना की पहली वेव जब शुरू हुई थी, तो पत्रकारों ने अपना एक अहम रोल निभाया था जनता को अवेयर करने में। अगर किसी का अहम रोल था वो पत्रकारों का था। और बहुत सारी संस्थाओं ने, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों ने पत्रकारों को सम्मानित किया बीइंग एज अ फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर। लेकिन जब फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर के हक की बातें आती है, जब उनके फ़ायदे जब की बात आता है, पत्रकारों को वंचित रखा जाता है। वैक्सीन लगाने की अगर हम बात करें तो पत्रकारों को लाइन में लगकर जो है वैक्सीन लगवानी पड़ रही है। अभी तक कई पत्रकारों को, क्योंकि ज़्यादा उम्र के लोग वो हैं जिनकी उम्र 18 से 40 तक है, उन लोगों को वैक्सीन जो है वो उन्हें कहा गया कि आप लाइन में लगे, आप अपना स्लॉट बुक करें। क्या लगता है कि पत्रकारों को भी बीइंग एज अ फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर की तरह वैक्सीन जो है वो लगनी चाहिए? क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी, क्योंकि पत्रकार का काम होता है लोगों में घर घर जाना, किसी भी राजनीतिक पार्टी का इंटरव्यू करना, प्रशासन का इंटरव्यू करना। और अगर हमें ही अगर वैक्सीन नहीं लगेगी तो मुझे लगता नहीं करने का खतरा बढ़ेगा। देखो, जैसे आर्मी को लग गई, उसके बाद जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं उनको लग गई, पुलिस वालों को लग गई। बिल्कुल। तो आपका जो रोल है, आप जो हाईलाइट करते हैं वो कि आपका इम्पॉर्टेंट एक रोल होता है पूरी कंट्री में लोगों को जगाने का, एडमिनिस्ट्रेशन को जगाने का, अच्छी चीज़ें लोगों तक पहुंचाने का, जो खराब हैं उसको भी हाईलाइट करने का कि उसका सुधार हो सके, उसका सुधार हो सके। आप तो उसी रोल में रहते हो। और बड़ा अच्छा रोल होता है प्रेस का, जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी कंट्री में। और इनको सबसे पहले लगनी चाहिए, क्योंकि आप जो है क्राउडेड में जाते हो, कभी अनक्राउडेड में जाते हो, कम क्राउड में जाते हो, लेकिन ज़्यादातर कभी भी कोई बात हो तो आपकी जो वैक्सीनेशन है, जैसे मेरी बच्ची है वो एमडी कर रही है, उसको दोनों लग गई हैं, उसकी एज 25-26 साल एज है, लेकिन उसको लग गई है। ऐसे ही जो आपकी प्रेस वाले जो हैं वो आपको वहाँ जो है कोई स्लॉट की ज़रूरत नहीं है, कहीं लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो स्ट्रेंथ है बड़ी मिनिमम स्ट्रेंथ होगी, लगने के लिए नहीं तैयार है, लेकिन हमारे स्लॉट ही बुक नहीं हो रहे। नहीं, स्लॉट कैसे बुक होगा? 18 से 45 का किसी का भी नहीं हो रहा। तो आपका कैसे, उनको कैसे? आपका जो बड़ा मिनिमम है कि हजारों सैकड़ों में आपकी स्ट्रेंथ होगी। स्टेट में जैसे प्रोविंस में 200 लोग होंगे। तो ये डिबकाम साहब एक स्पेशल ऑर्डर कर सकते हैं कि जो पत्रकार हैं, जो रिप्यूटेड, जो सारे आप जो काम कर रहे हैं, जैसे हमारे प्रेस वाले जो हैं या जब प्रेस जो अखबार विक्रेता भी हैं, उनको भी लगे। वो कितनी, सबको तो लगनी है। हम कह रहे हैं कि जल्दी लगनी है, सबको लगनी है, लेकिन इनको अगर हम फर्स्ट दिन लगा लें तो वो तो कम से कम आगे तो न फैलाएंगे, क्योंकि आप तो इधर से उठ के दूसरे जगह जाना है, हर जगह जाना है, तो वो आप कम फैलाओगे। तो वो डीसी साहब को, डिपकाम साहब को संज्ञान लेना चाहिए, हेल्थ डिपार्टमेंट को,
तो एक स्पेशल आर्डर होना चाहिए कि जो स्टेट में जितने भी पत्रकार बंधु हैं इनको विद इन वीक टाइम सबको लगनी चाहिए, जहां भी नियरेस्ट इनका स्टेशन हो वहां लगनी चाहिए। जाते जाते आखिरी में जम्मू कश्मीर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि क्या कहते हैं, मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो, और आपके द्वारा किसी को आगे ना हो वो ध्यान रखें। और गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि कम से कम जो है ये जो जैसे लॉकडाउन है अब थोड़ा फेज़ वाइज थोड़ा थोड़ा खोलना चाहिए, क्योंकि हमारे जो दुकानदार भाई हैं हमारे जम्मू ये सिटी में ही, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ही लाखों नहीं मैं कहूँगा, कम से कम भी 20-25 हज़ार से कम दुकानें नहीं हैं। उनका जो है रोजी रोटी भी चलनी चाहिए, जो उन्होंने लोन लिया है, जो उन्होंने किस्त देनी है, जैसे बस ने किस्त देनी है, मेटाडोर वाले ने किस्त देनी है, बस के साथ जो ड्राइवर है, कंडक्टर है, ये जो चीज़ इनका भी ध्यान रखना चाहिए। और क्या है कि सबसे ज़्यादा ये है कि जब आप जैसे बेयर हाउस खोलते हो तो आपने 3 घंटे के लिए खोला, आप 5 घंटे के लिए खोलेंगे, ब्लैक मार्केटिंग कम होगी। होता क्या है कि जो चीज़ आती है वो हाथों हाथ बिक जाती है, फिर वो आगे जाके महंगी बिकती है। ये डिमांड एंड सप्लाई की बात होती है। आप जितना ज़्यादा थोड़ा खोलोगे उससे क्या होगा कि कम से कम ये है कि चीज़ें भी सस्ती मिलेंगी और लोगों के अप्रोच में रहेंगी, और दुकानदार जो है वो भी अपनी रोजी रोटी या कम से कम उसकी जो जो अंदर सामान पड़ा है वो ओवरडेट ना हो जाए, तो वो थोड़ा थोड़ा उनको वो भी थोड़ा खोलना चाहिए, क्योंकि ये तो जरूरी है ही है, तो लोगों को थोड़ी सी राहत मिल सके। मैं इतना ही कहते हुए आपका भी धन्यवाद करता हूँ, और जो सुनने वाले हैं उनका भी है कि आप 18 और 45 साल तक जो बच्चे हैं वो भी डिमांड करें, और आप की तरफ से भी ये जाए गवर्नमेंट को कि जल्द से जल्द ये जो है इंजेक्शन लगे, जिससे कि ये है मूवमेंट जो चल सके। उसके बाद हम छोटे बच्चों पे आएंगे और उनको भी लगे, जिससे कि हम थर्ड जो लहर आनी है उससे बच सके। बहुत बहुत शुक्रिया ठाकुर मनमोहन सिंह जी। तो तमाम बातों को लेकर आज हमने ठाकुर मनमोहन सिंह से चर्चा की। कोविड वायरस को लेकर जो कोरोना महामारी समय पूरे जम्मू कश्मीर में फैली हुई, पूरे देश भर में इसका प्रकोप लगातार जारी है, इससे किस तरह से बचा जा सके, स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरह से ठीक की जा सके, और अहम बात यह है कि जो पत्रकार हैं जो इस समय अपनी जान को जोखिम में रखकर सड़कों पर जो अपना काम कर रहे हैं, उन्हें भी बीइंग एज अ फ्रंट एंड कोरोना वॉरियर उन्हें माना जाए, उन्हें वैक्सीन जल्द से जल्द लगाया जाए, ताकि पत्रकार जो हैं वो काम कर सकें। क्योंकि पत्रकार के घर में भी बच्चे हैं, पत्रकार के घर में भी माता पिता हैं, ताकि उनका भी स्वास्थ्य ठीक रहे। तो फिलहाल जितनी भी गाइडलाइन जो SOP प्रशासन द्वारा निकाली जा रही हैं उसका भी आप सब पालन करें, ताकि हम इस कोरोना महामारी से जीत हासिल कर सकें। बने रहना पब्लिश के साथ। धन्यवाद।